ले बेटा, कल 5-10 मिनट का टेस्ट क्लास में ही होगा, ताकि शुरुआत हो। बहुत लेट हो गया पहले। बेटा कल भी क्लास में 5-10 मिनट का बस, आसान से। अच्छा, जितनी देर तुम लोगों ने बहस करनी है इतनी देर टोटल उस टेस्ट का टाइम है कि करना है कि नहीं। चलो ले बेटा, आपके जो पास पेपर हैं, इस पास पेपर्स के अंदर आई कैप के जो एमसीक्यूज हैं, वो जो लास्ट के ऊपर एमसीक्यूज दिए हुए ना प्रैक्टिस के लिए, आई कैप के पास पेपर के एमसीक्यूज भी इसके अंदर ही है। तो जब आप कर रहे हो तो याद रखिएगा, स्वाय पिछली कोई 2 से 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम, उसके अलावा सारे के सारे एमसीक्यूज इसके अंदर मौजूद हैं जो आपके किताब है। ले बेटा, तो जल्दी जल्दी जिस बच्चे से पूछा जाए वो ही आंसर करेगा, क्योंकि कल नहीं ना सुना था, है? कल बच गए थे आप लोग, मैं भूला नहीं। ले बेटा, किताब बंद करना, और जिसकी किताब खुली है बता दे कोई, उसको 100 रुपया मिलेगा जो किसी बताएगा इस बात को कि इसकी किताब खुली हुई है। बेटा फिलहाल तो आप जल्दी से किताब बंद करेंगे, ये ना हो कि मुझे किसी को 100 रुपया देना पड़े, मैं खुद ही बंद करवा दूं जल्दी जल्दी। बेटा नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि लॉफुल ऑफर इज, जैसे पूछूं बेटा आप बताएं, लॉफुल ऑफर इज प्रॉमिस, लीगल रिलेशन, प्रपोजल या प्रेजेंटेशन। ये किसने बोला? मैं टी रहा हूं, इसको बोला था मैंने, है बंदा बन बेशरम ना हो। जिस तो पूछो वो ये जवाब करते। 100 रुपया लूंगा मैं नेक्स्ट टाइम, ये याद रखना, मुझे पैसों की शदीद जरूरत है। ले बेटा, 100 रुपया इकट्ठा करेंगे आपसे। ले बेटा, चलें, मेरा ख्याल जनरल बताते हैं जरा जल्दी जल्दी, ताकि खत्म हो और हमने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है। लॉफुल ऑफर क्या होती है मेरे बच्चे? प्रपोजल को लॉफुल ऑफर कहते हैं। अच्छा, लॉफुल एम ही आपको तंग करने के लिए उसने लॉफुल बोला है, होता तो लॉफुल ही है ना ऑफर। ऑफर यानी कि जो कानूनी तौर पे ऑफर कर रहे हैं। एक तो होती है ना सोशल, डोमेस्टिक, ये वाली सारी वाली है, और ये मोस्टली मोस्टली उसकी वो क्या लॉफुल होती है, उसमें तो लीगल मामला होते ही नहीं ना। ये शायद उस कॉन्टेक्स्ट में बेचारा बात कर रहा है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट या रिजल्ट्स इन एन ऑफर, इनमें से कौन सी चीज ऑफर की। अच्छा, एक एक करके पढ़ते जाएंगे ताकि पता भी चले, क्योंकि पेपर के अंदर आपको पता ही है कि सारी ऑप्शन सही नजर आ रहे होते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट या रिजल्ट्स इन एन ऑफर, इनमें से कौन सी चीज ऑफर बन जाती है या बनेगी ऑफर। कहता है ए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन है। इंटेंशन तो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में हुआ करता था, जहां पे एक पार्टी इंटेंशन बताया करती थी कि मैं कॉन्टेक्ट करना चाहता हूं आपकी, आप मुझे ऑफर करें। तो ये तो मेरे बच्चे ऑफर नहीं हुआ करती थी, जस्ट इंटेंशन शो करना। जैसे मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूँ, मैं इंटेंशन शो कर दी मैंने आपको, लेकिन ये ऑफर नहीं है। आपने कहा कि सर ठीक है मुझे भेज दे, मैंने कहा कि भाई अभी नहीं, बेचना चाहता हूँ लेकिन अभी मुझे जरूरत है इसकी। तो इसका मतलब जस्ट इंटेंशन शो करना, किसी के सामने ऑफर नहीं होती। उसके बाद एन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, ये तो ऑफर होती नहीं। उसके बाद एडवर्टीजमेंट ऑफरिंग रिवार्ड टू एनीवन हु फाइंड द लॉस्ट डॉग ऑफ द एडवर्टाइजर, क्या ये ऑफर हुआ करती है? हाँ, ये ऑफर। यानी कि इस तरह अखबार में इश्तिहार, देखो हर अखबार में इश्तिहार ये ना समझना कि हमेशा इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर ही होगी। याद करें वो जो कार्लिल वाला केस था, वो भी तो अखबार में इश्तिहार ही था ना, कि जो हमारी मेडिसिन को इस्तेमाल करेगा हमारी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक, तो प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, तो वो अगर बीमार पड़ गया उसको इनाम देंगे। हाँ, तो वो अखबार में इश्तिहार, लेकिन वो क्या था? वो ऑफर था। इसी तरह बाकी हमने बड़ी सारी एग्जांपल ली थी जो इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर होती है। और अगर अखबार के अंदर इस तरह का इश्तिहार हो, उसको आपने हमेशा क्या कंसिडर करना है? वो ऑफर ही होगा, याद रखोगे। एन ऑफर मेड इन जोक, क्या ऑफर होती है? मजाक में कोई बंदा कोई बात कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑफर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पे इरादा होता है अगली पार्टी की असेंट हासिल करना। और जो बंदा मजाक में ऑफर कर रहा होगा वहां पे उसका इरादा ही नहीं होगा कि मैं अगली पार्टी की असेंट हासिल करना चाह रहा हूँ, वो तो जस्ट मजाक कर रहा है। ले बेटा, उसके बाद अच्छा, एक्सेप्टेंस मजाक में नहीं होती है, याद रखना था थोड़ा सा। फिलहाल एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा। ऑफर हुई हो और अगला बंदा मजाक में एक्सेप्टेंस और कहे मैं मजाक कर रहा हूँ, इस तरह की बात यहाँ पे फिलहाल कहीं नहीं लिखी मिलेगी आप। ले बेटा, कहता है कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ए लॉफुल एंड लीगल मैटर sufficiently stamped and duly addressed is put into course of transmission, यानी कि कोई खत भेजा किसी ने एक्सेप्टेंस का, उसके ऊपर सारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की, उसने स्टैंप वगैरह लगाई है और उसको उसने पोस्ट कर दिया है। देयर इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, क्या वो पोस्ट करते ही एक्सेप्टर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया? या एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, अच्छा ये वॉइडेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आज हम पढ़ेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्या होते हैं। फिलहाल चलो वैलिड, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द, इस लफ्ज को भी रहने दो क्योंकि वॉइडेबल का भी आपको पता नहीं। नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं।
ऐसी भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया करते थे किसी ना किसी के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बना करता है, और फिर उसके बाद ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। हमने डिस्कस किया प्रपोजल कौन ऑफर, हमने डिस्कस किया था जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया जाए तो जो ऑफर है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, यानी कि अब वो अपनी ऑफर से नहीं मुकर सकता। लो बेटा, ये माशाल्लाह ऑनलाइन वाले बच्चों शाबाश, वेरी गुड, यही बंदा कह सकता है। ले बेटा, एन ऑफर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम, यानी कि ऑफर इनसे मुख्तलिफ नहीं है किससे, एडवर्टीजमेंट। क्या एडवर्टीजमेंट और ऑफर डिफरेंट होते हैं? हाँ, ये तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमने ढूंढना है कि इनमें से वो चीज ढूंढे जिससे ऑफर डिफरेंट नहीं है। ऑफर और एडवर्टीजमेंट तो डिफरेंट होती है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ऑफर नहीं होती। और प्राइस लिस्ट, ये भी ऑफर नहीं होती। और प्रपोजल फॉर डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग, हाँ इससे डिफरेंट, यानी कि प्रपोजल इसी चीज के लिए होते हैं, कुछ करने के लिए भी हो सकते हैं, कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। और डिस्प्ले ऑफ द गुड्स, यानी कि अगर जब आप पास पेपर ये कर रहे होंगे ना, पास पेपर कर रहे होंगे, एमसीक्यूज, आपको और भी बड़ी सारी रेलिवेंट एग्जांपल और नॉलेज मिल जाएगा यहाँ से। जैसे डिस्प्ले में पड़ी हुई चीजें कभी ऑफर नहीं होती, ये हमेशा इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। और इसी तरह प्राइस लिस्ट जो लगी हो चीजों के ऊपर, वो कभी ऑफर नहीं होती, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। और जो एडवर्टीजमेंट के अंदर जो चीजें आ रही होती हैं वो हमेशा इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर ही होती है। ये भी चीज सीखनी है, ये ना के पास रट्टे लगाए हुए माशाल्लाह, सर ने आज पूछना है बाकी क्या लिखा हो उससे वो भी समझो, वहां पे भी कुछ ना कुछ है आपके लिए। ले बेटा, वो याद है ना, ए ने खत लिखा है बी को, कब बोला, 10 तारीख। और ये बी के पास कब पहुंचा है, 12 को। बी पोस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब बोला, 14 को। और ये एक्सेप्टेंस का लेटर कब पहुंचा ए के पास, 16 को। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट, याद है ना, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ करती थी बोला, किसके लिए, भूल गए ना आप एक दिन के अंदर ही। मैंने तो वो, अब ये मैंने थोड़ी पूछा, मैंने तो जनरल पूछा था अभी कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ करती थी हाँ, जो ऑफर हुआ करता था, जब लेटर पोस्ट हुआ करता था, और जो ऑफर हुआ करता था जब उसका लेटर ऑफर के नॉलेज में आ जाया करता था। अब चलें, अब देखते हैं ये पूछ क्या रहा है। कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए कौन है बोला, ऑफर। इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हुई है बोला एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, 14th को। तो कौन सा आंसर होगा, बी। और या बीटा शीटा ना किया करें, लिखा गया बीटा, बड़े हो जाओ यार, बचपन में मैडम ने सिखा दिया बस, अब उसी चीज पे लगे हुए। डेल्टा, बीटा, गामा, गामा तो नहीं होता वैसे, अल्फा, बीटा, सी क्या है, चार्ली। अच्छा, कितना औखा है सी, कितना छोटा सा लफ्ज है, बड़े हो जाओ यार। पता नहीं हमने ऐसे टीचरों से क्यों नहीं पढ़ा, हमें भी सिखा देते। और ये मुझे यहीं पे पता चला ये बच्चों को पढ़ाते हुए कि ये भी चीजें हुआ करती हैं। एफएससी में क्या था, इसी तरह लिखा हुआ था वहां पे, एबीसी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है। बस हमें फीस पूरी करवा रहे होते हैं वो आपसे। ले बेटा वापस आओ, मुझे परेशान कर दिया उन्होंने, अल्फा बीटा। एन ऑफर इज नहीं, वही रखे आप, ये ना हो कि आप बाकी जगहों पे तो इंप्रेशन देना, यहाँ पे जरूरत कौन नहीं। ऑफर इज सिंपली है, जरा पहले पढ़ लेते हैं एक एक करके, मास्टर सीधा हो जाओगे डी। ऑफर इज सिंपली है मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। बाकी भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं अभी आप लोगों ने जो बोला वो सही था। ऑफर इज सिंपली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अच्छा, चलो बाकी भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं अभी। ऑफर इज सिंपली इंटेंशन टू गेट असेंट ऑफ अदर पार्टी फॉर ऑफर्ड एक्ट और एब्सटिनेंस, और ऑल ऑफ द अबव। बज़ाहिर यही लग रहा है कि शायद ऑल ऑफ द अबव, लेकिन आपकी किताब ने बड़ा वाज़ेह, और मैंने बार बार आपको एक चीज बताई थी कि ऑफर का कभी भी असेंट के अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं होता। और आपकी जब पेपर में वो यही इसी तरह पूछता है, मैंने आपकी किताब में से डिट्टो चीजें उठा के वो सवाल बनाएगा। जैसे यहाँ पे ऑफर का मकसद होता क्या है, एसेंट हासिल करना, किसके ऊपर, उस एक्ट या एब्सटिनेंस के ऊपर, यही लिखा हुआ था वहां पे। तो मेरे इसका आंसर क्या होगा, सी।
माशाल्लाह ये ऑनलाइन वाले बच्चे सही मेहनती हैं। ले बेटा, एन ऑफर कैन नॉट बी मेड, एन ऑफर कैन नॉट बी मेड, एक एक करके पढ़े। बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ, क्या ऑफर बाय वर्ड्स ऑफ माउथ हो सकती है? बिल्कुल। बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टी हो सकती थी, बाय द सर्कमस्टांसेस हो सकती थी, यानी कि बाय एन ऑफर कैन नॉट बी मेड बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ, ये तो गलत बात है ना, क्योंकि बाय वर्ड्स ऑफ माउथ हो सकती है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो सवाल भी जरा गौर करना है, कैन नॉट बी मेड ऑफर नहीं की जा सकती, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ तो हो सकती है, बाय कंडक्ट भी हो सकती है, सर्कमस्टांसेस भी हो सकती है बिल्कुल हो सकती है, और टू द ऑफरर हिमसेल्फ ये नहीं हो सकती। देखो, और ऑप्शन एक ही आना याद रखना पेपर के अंदर, खबरदार अगर वहां पे किसी ने दो ऑप्शन टिक किए, क्योंकि आप FAR 1 करेंगे ना, FAR 1 में दो दो ऑप्शन का भी ऑप्शन होता है, तो वहां पे दो ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं जब आप FAR 1 का MCQ सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन लॉ के अंदर आज तक कभी सवाल नहीं आया, लेकिन माशाल्लाह आप लोग कर देते हो, तो वहां पे दो दो ऑप्शन, और आई कैप ने एग्जाम जो होता है ना एग्जामिनर कमेंट्स, उसके अंदर बार बार बताया हुआ कि बच्चे क्या करते हैं, दो दो ऑप्शन लिख रहे हैं वहां पे, जबकि एक ही ऑप्शन रिक्वायर्ड होता है और वो एक का भी नंबर नहीं मिलता। यानी कि अगर आपने यहाँ पे लिख दिया ना, चलो मान लो कि C और D या कुछ भी इस तरह करके लिख दिया, आपको लगा सही, वो कोई एक नंबर नहीं देगा। ये ना सोचना कि 2 नंबर था, ये MCQ 1.5 नंबर का था तो शायद आधे नंबर मिल जाएंगे, नहीं मेरे बच्चे, वो एग्जामिनर खुद कह रहा है कि मैं एक भी नंबर नहीं देता, तो सारे का सारा आंसर ही गलत हो जाता। चलें खैर, शाबाश। एन ऑफर इज सेट टू बी रिवोक्ड, ऑफर कब रिवोक हो जाती है? अच्छा, ये अभी बच्चों वाले हम कर रहे हैं MCQs, आई कैप के पास पेपर वाले नहीं आए, 11 से ऑनवर्ड जो हैं वो सारे पास पेपर वाले हैं फिलहाल, जो पुराने प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको इसलिए आसान लग रहे हैं। एन ऑफर इज सेट टू बी रिवोक्ड बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, क्या ऑफर रिवोक हो जाया करती थी? यानी कि ऑफर रिवोक हो जाती है अगर आप कंडीशन एक्सेप्टेंस देते वक्त उसमें से कोई कंडीशन पूरी ना करें, ऐसे ही था ना, यानी कि ये बात तो सही है। अब देख लेते हैं आगे। एन ऑफर इज सेट टू बी रिवोक्ड, एक्सेप्टेंस इज नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मोड बट ऑफर डज नॉट ऑब्जेक्ट टू इट, इस तरह तो ऑफर रिवोक नहीं होती थी। यानी कि मैंने आपको ऑफर की और आपको मोड भी बताया था, आपने उस मोड पे एक्सेप्टेंस नहीं दी, लेकिन मैंने उसके ऊपर एतराज भी नहीं किया, मेरी ऑफर रिवोक तो नहीं, बल्कि आपकी एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैलिड है, ऐसे ना मेरे बच्चों। उसके बाद एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन इन विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड ऑफ टाइम बट ऑफर डज नॉट ऑब्जेक्ट। याद है मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, एक खातून ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जनवरी में अप्लाई किया और उसको जाके सितंबर में शेयर्स अलॉट की, तो उसने एतराज किया, भाई इतनी देर के बाद आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ये तो रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए था, चाहे टाइम नहीं रखा हुआ था आपने कि कब तक शेयर देंगे, लेकिन इतनी देर बाद देंगे ये भी मुनासिब नहीं है, उसने एतराज किया था। लेकिन अगर वो शेयर रख लेती, कहती ठीक है इट्स ओके, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस है। तो अगर मेरे बच्चे एक रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस ना हो तो बट ऑफर डज नॉट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ना करे तो इट्स ओके, वो वैलिड एक्सेप्टेंस, याद रखो, तो इससे भी ऑफर रिवोक नहीं होगी। और मिसअंडरस्टैंडिंग हैज बीन हैज अराइजन बिटवीन ऑफरर एंड ऑफरिंग, एन ऑफर इज सेट टू बी रिवोक्ड, मिसअंडरस्टैंडिंग हैज अराइजन बिटवीन ऑफरर एंड ऑफरिंग, अगर उन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज हो जाए, ये वाकई बुक में नहीं है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, मिस्टेक पढ़ेंगे जब मिस्टेक हो जाए दोनों पार्टीज। तो फिलहाल तो ये दोनों मेरे बच्चे वैसे तो बज़ाहिर तो ये बनते हैं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर अराइज हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ऑफर वैसे ही वो सडन डेफिनेटली नहीं होती है। लेकिन बहरहाल शायद ये किस कॉन्टेक्स्ट में इसने लिखा है, क्योंकि बात आपको पता है कि ये ना समझा करें कि यहाँ पर भी कोई बड़ा पहुंचा हुआ बंदा बैठा हुआ ये सवाल बना रहा होता है, कोई सादा सा शरीफ इंसान बैठा हुआ ये सवाल बना रहा होता है, मैं नशे ही नहीं कहूँगा उसको, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बनता नहीं इस तरह की कोई बात लिखना, या उसका कोई हल बताए। कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन यूजुअल मैनर, प्रेस्क्राइब मैनर, एनी मैनर सुटेबल टू द ऑफरिंग और मोर इफेक्टिव मैनर। हाँ, बड़ा वाजे लिखा हुआ था, जब मोड प्रेस्क्राइब कर दिया जाए एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब मोड, अगर आपको वो अल्फाज याद हो किताब, ले बेटा आहिस्ता आहिस्ता आप जा रहे हो किसकी तरफ, आई कैप के पास पेपर्स की तरफ, ले बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ध्यान रखना ऊपर कि कौन सी स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, या यहाँ पे एक लफ्ज लिखा होता है ना, सारी चीजें चेंज हो जानी थी नीचे, तो पेपर में बड़े ध्यान से
इस एमसीक्यूज को कम से कम 2 दफा, उसकी लाजमी 2 से 3 दफा रीडिंग करें, फिर उसका आंसर करें। देखो वैसे भी जब आपको पेपर करने जाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा, आपको 15 मिनट पहले मिलते हैं रीडिंग के। उन 15 मिनट के अंदर आपने सिर्फ एमसीक्यूज ही देखने हैं, और जब आप पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे उस वक्त भी एमसीक्यूज ही पहले देखें, और जो आपको सही लगे उसके ऊपर कोई ना कोई मार्क लगा लें, कि ये मेरे लिए नजदीक सही है। और सबसे पहला सवाल कोशिश करें एमसीक्यूज वाला ही करें। कोई जो जिसमें डाउट होगा अभी उस पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। मान लो को उसका लिख देना, जैसे यहाँ पे 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, तो उसका अभी उसको लिखकर अभी उसको आगे ना लिखना आंसर है, आगे 12 लिखना। अगर उसका आंसर आता है सी, तो आप वो लिख दीजिएगा। तो इस तरह लिख कर उसको बाद में अगर जब इंशाल्लाह आ जाएगी समझ उसकी, ये नहीं होगा कि आपको समझ ना आए। और वैसे भी आखिर में तो आपको नहीं पता कि किस तरह करके उन्होंने याद डन हो गया। तो ये एक आखिरी ऑप्शन होता है आप लोगों के पास। करेंगे ना ऐसे, भी ऐसे होता है, पढ़ के जाएंगे फिर नहीं होगा ऐसे। ले बेटा जरा देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सही स्टेटमेंट बतानी है, इसके मतलब इसमें 3 गलत हैं और एक सही है। सर बड़ी बात बताइए आपने, ये तो हमें भी पता है। चलें देखते हैं कि 3 जो गलत स्टेटमेंट आपको मिलती है कि नहीं। लेकिन उल्ट होता है, यहाँ पे 3 आपको गलत नजर आ रही होंगी, नहीं 3 आपको सही नजर आ रही होंगी, एक गलत नजर आ रही होगी, क्योंकि फितरत है ना, मेरे नेचर है, हमारे लिए नजदीक ऐसे ही होता है। चले देखते हैं। ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। ध्यान देना, गौर करनी है, ए प्रपोजल किसी वक्त भी रिवोक हो सकते हैं बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरी, क्योंकि ये तो गलत हो गया। कह रहा कि एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ये तो बात तो सही है। और एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती थी, जब ऑफर के नॉलेज में आ जाती थी। उससे पहले पहले वो क्या कर सकता था, अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता था। यानी कि आपने सही स्टेटमेंट ढूंढ ली, तो बाकी 2 क्या है गलत, उनको भी पढ़ लेना, ताकि हो सकता है आपकी पहली जो स्टेटमेंट है माशाल्लाह उससे भी ज्यादा सही स्टेटमेंट मिल जाए आपको। इसलिए कभी ऑप्शन, ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये पीछे था ना, ये अभी आपने ये सवाल किया था ये वाला, अगर यही पॉइंट ऊपर लिखा होता और ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा होता, तो शायद हमें पहला पॉइंट में ही हमें लगना था कि ये क्या है, ये रिवोक हो गया शायद। लेकिन आप अगर आप ये चौथा जाके पढ़ते नीचे, तो आपको पता चला ओहो ये सही वाला तो ये लिखा हुआ, जिसमें वाकई ही ऑफर रिवोक हो रही। तो खैर कह रहा है एन ऑफर इनिशियली रिजेक्टेड मे सब्सिक्वेंटली बी एक्सेप्टेड। जो ऑफर आपने इनिशियली रिजेक्ट कर दिया बाद में आप एक्सेप्ट कर सकते हो ही नहीं सकते। क्यों? ऑफर मर जाती है, और मरा हुआ कभी कोई जिंदा नहीं हो सकता। ले बेटा, और लेटर ऑफ ऑफर में बी सेंट आफ्टर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। सही पी के बैठा हुआ है ना। ये कैसे हो सकता है कि एक्सेप्टेंस के लेटर के बाद ऑफर आ रही है। कहता है कि पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू ए पर्सन ऑफ साउंड माइंड, यानी कि इसको कहते हैं साउंड माइंड होता है अकलमंद बंदा, क्योंकि ये साउंड माइंड का मतलब होता है अकलमंद बंदा, इसलिए आपको समझ नहीं है। कहता है पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर, ये पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ये जितनी बातें हैं ना इस तरह की, तो वो इंशाल्लाह आपको सही से समझ आ जाएंगे। ए पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू ए पर्सन ऑफ साउंड माइंड, यानी कि सियाने बंदे को ऑफर नहीं की जा सकती। ए पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिज फ्रेंड, ए पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। हाँ ये बात सही है कि अपने आप को ऑफर नहीं हो सकता, लेकिन अगली बात पढ़ो, ये हो सकता है उससे भी सही हो। एन ऑफर कैन नॉट मेक एन ए पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू द सिटीजन ऑफ ए फॉरेन कंट्री। हाँ दुनिया के किसी भी कोने में कोई बंदा बैठा हो, आप उसको ऑफर, आप आजकल आपको पता है कि दुनिया ग्लोबल विलेज है, लोग लेन देन कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। नहीं बेटा, एन ऑफर गेट्स लीगल कंसिक्वेंसेस, यानी कि ऑफर के साथ कानूनी कार्रवाई ऐड हो जाती है। कब? एज सून एज इट इज मेड, ऑफर करते वक्त ही वो लीगल बन जाती है, यानी कि एज सून इट इज कम्युनिकेटेड, एज सून इट इज रिवोक्ड, एज सून एज इट इज एक्सेप्टेड। ऑफर एक्सेप्ट हो तो साथ ही हमने डिस्कस किया, सीधा कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाता है। बेटा अब आई का आप देखो क्या करा। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस इज इन्फर्ड, इन्फर्ड होता है कोई चीज अखज हो, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस अखज की जाती है फ्रॉम द साइलेंस ऑफ ऑफरी, फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द ऑफरी, फ्रॉम द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द ऑफरी, फ्रॉम द ओरल स्टेटमेंट ऑफ द ऑफरी।
क्योंकि साइलेंस तो कभी एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं करती, याद है मेरे बच्चे। और ये नहीं कहना कि सर वो चुप हो लेकिन कह रहा हूँ, ये तो कंडक्ट है ना, तो ध्यान रखना मेरे बच्चे, बेटा। तो इसका मतलब आपने कौन सा आंसर बताया, ठीक हो गया। तो अब देख लेते हैं आई कैप के पास पेपर में आपकी, माशाल्लाह आपने पहले से ही बता रही। नेक्स्ट देखो, और ये मुझे बताओ कोई ऐसा बच्चा जिसने ये पहले कर लिए हो एमसीक्यूज, और आपने किसी चैप्टर के एमसीक्यूज खुद से पहले ना कीजिएगा, ताकि हम उसके ऊपर थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें, फायदा हो। जो पहले ही कर लिया होगा टक टक करके बताता जाएगा बीटा गामा जो भी है, तो फायदा क्या होना। अब्दुल्ला ऑफर्ड, और इस तरह के बच्चे को मैं बता रहा हूँ एडवांस में, अगर किसी बच्चे ने ये हरकत की, अगर पढ़ लिया तो चुप करके बैठे। अगर उसने पढ़ लिया और आगे हमारे यहाँ पे सेशन को खराब करने की कोशिश की, अब पेपर के अंदर उसके एमसीक्यूज ना सही होंगे, लेकिन उसको किसी एमसीक्यूज की समझ ही नहीं आनी, तुक्के लगाएगा लेकिन तुक्के सही लग जाएंगे, ताकि फेल ना हो। बददुआ नहीं देनी, मैं देखो उस्ताद बाप की तरह होता है, और वालिदैन कभी अपने बच्चों को बददुआएं नहीं देते। ले बेटा, अब्दुल्ला ऑफर्ड बाय लेटर टू सेल क्रीम हिज मोटर बाइक फॉर ₹5,000। क्रीम रोड बैक सेइंग ही एक्सेप्टेड द ऑफर एंड वुड पे इन। अच्छा, ये एक और चीज देखिएगा, मोस्टली जो एमसीक्यूज निकाले हुए ना आई कैप ने, अपने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वहीं से निकाले हुए, मिलते जुलते ही। जिस तरह के आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े, उसी से आई कैप ने अपने एमसीक्यूज बनाए हुए। अब ये आपके सामने आई कैप के एमसीक्यूज देखो। कहता कि आगे करीम ने क्या किया, उसने वापस लिखा टू ऑफर एंड वुड पे इन 2 इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द 2 फॉलोइंग मंथ्स, इज देयर ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि उसने कहा कि मोटरसाइकिल 5,000 की खरीदो, उसने कहा कि ठीक है मैं खरीद लेता हूँ 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर। क्या ये एक्सेप्टेंस हो गई, क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्यों नहीं बना बोला। आप जब बताएंगे, आप उसको सबसे पहले क्या बताएंगे, कानून बताएंगे उसको। ये सिनेरियो मान लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना होता, सब्जेक्टिव होता, और यही नीचे यहाँ पे चीज खत्म हो जाती, बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, नीचे ऑप्शन नहीं आ रहा, तो सबसे पहले कानून बताना होता है। कानून क्या था कि वो एक्सेप्टेंस वैलिड होती है जो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल है। यहाँ पे जो करीम की तरफ से एक्सेप्टेंस है वो क्या है, वो कंडीशनल है, और कंडीशनल एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती। ऐसे ना मेरे बच्चे, ठीक हो गया। कह रहे इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, तो इसका मतलब हमेशा यहाँ पे 2 यस होते हैं 2 नो होते हैं। तो कम से कम अगर आप थोड़ा सा सही से पढ़ लोगे ना, तो इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, इसका मतलब यस वाले 2 पॉइंट तो गए, लेकिन फिर भी एहतियातन पढ़ लीजिएगा वैसे। तो नो वाले 2 में होगा नो बिकॉज करीम इज ट्राइंग टू अमेंड द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स, अब्दुल्ला कैन बी अज्यूम टू रिवोक द ऑफर। ये बात तो सही है, कुछ गलत तो नहीं। लेकिन अगला नो भी देखो, नो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है, नो करीम्स रिस्पॉन्स कॉन्स्टिट्यूट ए काउंटर ऑफर एंड इज इफेक्टिवली ए रिजेक्शन ऑफ अब्दुल्ला। बात तो ये भी सही है। मैं कह रहा हूँ कि शायद सी उससे ज्यादा अच्छा है? हाँ ये इस बात, ये एक ज्यादा सियानी बात है कि सर उसने 5,000 को वैसे ही माना है? कि वैसे बस उसकी कंडीशन वो बनाई ना इंस्टॉलमेंट्स। तो इसके इसने देखिए इसने आंसर क्या लिखा हुआ है इसका। अच्छा पहले जरा ठहर जाओ। अच्छा ये बताओ, जो कह रहे हैं कि इसका आंसर बी सही है और टूटी टूटे हाथों वाला कोई ना हो, वो हाथ खड़े करो। नहीं सॉरी, बी तो था ही नहीं, ए। जो कह रहे हैं कि ये सही है, और जो कह रहे हैं सी सही है, मुझे भी मुसीबत में डाल दिया आप लोगों ने। लेकिन बहरहाल नहीं नहीं नहीं, बुक में जो भी है, हमने आई कैप को थोड़ा बहुत तो मानना है ना, बल्कि पूरा पूरा मानना है इस मामले में। कल हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पता 2-3 इस तरह के किए थे, उसके अल्फाज भी एक दफा जाके दोबारा देखिएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो ज्यादा इसी से मिलते जुलते हैं तो फिर यही बेहतर है।
लेवल नेक्स्ट देखिएगा, कहता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स, लॉ ऑफ एग्रीमेंट विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, लॉ ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स, लॉ ऑफ पर्सनल एंड सोशल एग्रीमेंट्स विच क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। Paramount Furniture wrote a letter to Babar Naeem stating we have received bedside table, पता नहीं ये लफ्ज क्या है, आप लोगों ने पढ़ लिया माशाल्लाह, ठीक हो गया, इट्स ओके। मैंने कोई गलत बोला? बेडसाइड टेबल्स which we will sell to you at a very favorable price। कहता है कि which of the following statements with respect to the above is correct। यानी कि पैरामाउंट फर्नीचर ने बाबर को लिखा कि हमारे पास कोई बेड साइड टेबल्स आई हैं विच वी विल सेल टू यू एट ए वेरी फेवरेबल प्राइस, तो हम आपको मुनासिब दामों बेच देंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अबव इज करेक्ट, बताए इनमें से ऊपर की स्टेटमेंट के लिहाज से कौन सी सही स्टेटमेंट है। द लेटर इज एन ऑफर टू सेल, फर्नीचर वालों की तरफ से जो लेटर है ये ऑफर टू सेल। द लेटर लैक्स द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफर, इसमें ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगली पार्टी की रजामंदी की है, तो जस्ट इंटेंशन बता रहे हैं ना, हम बेचना चाहते हैं और मुनासिब दामों में बेच भी देंगे। और वैसे भी मेरे बच्चे यहाँ पे जो इरादा है वो शायद क्या है, जो एसेंशियल्स हैं वो सारे के सारे ऑफर वाले वो था ना, सर्टन और डेफिनेट हो, अब वो चीज़ है ही नहीं। बेचेंगे कितने की बेचेंगे, सारा कुछ वो भी नजर नहीं आ रहा, और इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बज़ाहिर क्या है, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर है। यही 4 एसेंशियल है ना ऑफर के। कौन कौन से? 2 बंदे होने चाहिए, सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए, कंडीशनल हो तो एट द टाइम ऑफ ऑफर हो, और इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऑफर डिफरेंट होती है इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर से। तो ये तो शायद वैसे ही इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर लग रही है, तो ऑफर तो है ही नहीं, तो वो एसेंशियल वो भी मिसिंग है। उसके बाद द लेटर कंटेन्स ए वैलिड ऑफर, ये नहीं है। और एन ऑफर मेड बाय ए लेटर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय लेटर, ये पता नहीं क्या अगले बात नहीं कर। आमर हैज ऑफर्ड बोथ बहराम एंड, ये जरा थोड़े से इस तरह के मेरे बच्चे बड़े गौर से देखा करो, ये मोस्टली सिनेरियोज हैं जो सब्जेक्टिव भी पूछता है वो आई कैप इसी तरह। अच्छा ये मैक्सिमम है, ये याद रखिएगा, ये जो पढ़ रहे हैं ना आप एमसीक्यूज के अंदर जो आपने सब्जेक्टिव पढ़ा, ये मैक्सिमम सिनेरियोज हैं जो आई कैप क्रिएट करता है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे आप कितना समझ पाते हो इस बात को। कहता है कि आमिर हैड ऑफर्ड बोथ बहराम एंड अहमद टू सेल हिज पियानो एट ए डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 25,000। समझ आ रही है? बेचने वाला कौन है और किन को ऑफर कर रहा है? वो बहराम को और अहमद को आमिर ऑफर कर रहा है कि 25,000 में मेरा पियानो खरीद लो, ऑफर कर दिया उसने। कहता है कि बहराम रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर। बहराम ने तो फौरन ही उसको कह दिया कि भैया मुझे तो नहीं चाहिए। आमिर हु वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी लॉयर द ऑफर प्राइस टू ₹15,000। उसको लगा कि एक ने तो इनकार कर दिया, शायद इनको वैसे ही मेरे प्राइस पसंद नहीं आए, उसने फौरन ही क्या कर दिया, उसकी कीमतें कम कर दी। यानी कि 25 से उसको कहां पे ले आया पियानो की कीमत को? 15,000। अभी एक ने इनकार किया था घर से, ऑफर तो दोनों को की थी उसने, एक से इनकार आया तो उसने कहा कि शायद दूसरा भी करेगा, तो उसने क्या कर दिया, फौरन उसकी कीमत कम कर दी, उसको जरूरत थी पैसों की। आमर चले कहता कि बीच वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय बहराम। जैसे उसने 15,000 किया 25 से, तो बहराम जिसने पहले इनकार किया था उसने क्या कर लिया, उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बिफोर डिलीवरिंग द पियानो टू द बहराम आमर रिसीव्ड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अहमद ऑन हिज इनिशियल ऑफर्ड प्राइस। आमर वो जो सो रहा था उस वक्त का, उसकी तरफ से जवाब आया कि भाई मैं इस पियानो को 25,000 का खरीद रहा हूं। लेकिन उससे पहले बहराम उसकी जो जो उसने प्राइस कम कर दिए थे उस ऑफर को क्या कर चुका था, एक्सेप्ट कर चुका था। अब आमर की तरफ से जवाब आया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी उसकी तरफ से अहमद की तरफ से जवाब आया कि मैं इसको 25,000 में खरीद रहा हूँ। अभी तक की जो सिचुएशन आपके सामने, आपको क्या लगा यहाँ पे क्या हो? ये जो पियानो है ये बहराम को जाएगा या अहमद को जाएगा? किसको जाएगा, बहराम को या अहमद को? बहराम को, क्योंकि उसने प्राइस कम जब कर दी, ऑफर हुई और एक्सेप्ट हो गई। जब एक्सेप्ट हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब बीच में आके कोई महंगा खरीदा, मैं इसको कदीर को कहता, कदीर की तरफ चला गया, यार अभी मुझे नाम एक याद है, मुझे नाम याद है। आपका नाम क्या बेटा? उमैर। मैं पूछ भी लूंगा फिर भी मुझे नाम याद नहीं, इसलिए मेरे मेरे अपने इंतहाई करीबी रिश्तेदार, मुझे उनके नाम भी याद नहीं, मुझे अपने घर का नंबर भी याद नहीं कि सोसाइटी में मेरे घर का नंबर क्या है। अल्लाह का शुक्र है उस घर का मालिक हूँ, लेकिन मुझे उस घर के नंबर नहीं पता है। नहीं घर नहीं इतने, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ मुझे ये हालात हैं। मैंने कोशिश ही नहीं कभी की कि मैं इस तरह की चीज़ों को याद करूँ, अगर कहीं पर लोड ही नहीं पड़ी कभी। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पूछ लूंगा किसी से फ़ोन करके, ऐसा बता दीजिए क्या है। तो ये दिमाग है, सब कुछ इसके अंदर। लोग जो भी जा रहे होते हैं, कोई कहीं पे मान लो कि कोई दुकान आई है उसके ऊपर नंबर लिखा, वो भी याद कर लिया, ये भी याद कर लिया, माशाल्लाह सब कुछ याद करते जाते हैं। वो दिमाग में भूसा भरा होता है। इसको एंड साफ सुथरा रखो, काम की चीज़ को दिमाग में रखो।
आप कह रहे होंगे कि सर आपको चीजें याद ही नहीं रहती, आप उसको कवर कर रहे हैं। उमैर है ना आपका नाम, ये याद हुआ कि नहीं? लेकिन अभी अभी ये कल तक भूल जाएगा। ले मेरे देखिए, हाँ, तो मैंने उमैर को कहा कि उमैर मुझसे ये मोबाइल 20,000 का खरीद लो। तो उमैर ने कहा कि ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैंने इसको मोबाइल दिया नहीं, लेकिन आगे कदीर ने कह दिया सर मुझसे 1,00,000 रुपया ले लें। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, उमैर को रहने देते हैं, कदीर को बेचते हैं, इतना महंगा वो खरीद रहा है। मुझे बताएं आप, मुझे मोबाइल किसको बेचना पड़ेगा? उमैर को बेचना पड़ेगा, जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो सेम उसी तरह की सिचुएशन यहाँ पर भी है। जब बहराम ने उसकी लॉयड ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो मेरे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट बन गया एक्सेप्ट जैसे ही ऑफर हुई। अब जो आमिर है उसकी तरफ से, सॉरी जो अहमद है उसकी तरफ से अगर पुराना 25,000 वाली एक्सेप्टेंस आ भी गई है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। कहता देयर फॉर आमिर हैज रिफ्यूज टू डिलीवर द पियानो टू बहराम। वो लालची हो गया, उसने उसको इनकार कर दिया बहराम को, भैया मैं तुझे नहीं दूंगा पियानो। कहता कि कैन बहराम क्लेम डैमेजेस अपॉन आमिर्स रिफ्यूजल। क्या बहराम आमिर के ऊपर केस करके डैमेजेस, आगे पढ़ेंगे जाके एक पूरा चैप्टर है डैमेजेस का, अगर से वो सारे डैमेजेस नहीं है, थोड़े से हैं तो, लेकिन हम वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। डैमेजेस होते हैं पैसे की शक्ल में किसी के नुकसान को पूरा करना, उसको डैमेजेस कहते हैं। ये सिविल केसेस पढ़ रहे हैं, जिसको हम उर्दू में दीवानी केसेस कहते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, एक होते हैं फौजदारी मामला, क्रिमिनल केसेस। यहाँ पे हम सिविल केसेस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लोगों को सजाएं सजूएं नहीं होती, यहाँ पे पैसे का लेन देन करके लोगों के नुकसान को पूरा किया जाता है। हाँ, कोई पैसा फिर ना दे रहा हो और वो तंग कर रहा हो, तो फिर उसके खिलाफ जाके आगे कुछ हो सकता है। अदरवाइज मेरे बच्चे यहाँ पे मकसद यही होता है कि ये नहीं कि अल्लाह माफ करे किसी ने किसी को नुकसान पहुंचा दिया इस तरह का, फिर वो उसको सजा दें, कैद दें, उसको अल्लाह माफ करे फांसी भी लटका दें, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मकसद ही क्या होता है, जिस बंदे का नुकसान हुआ है पैसे से नुकसान पूरा करवाना। याद रखोगे इस बात को। तो इसको कहते हैं डैमेजेस। जब हम किसी बंदे का नुकसान पैसे से पूरा कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? डैमेजेस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा सिलेबस पढ़ाया, उसके बाद राना गायब, अल्लाह माफ करे आपकी तैयारी नहीं हो सकी, और अब आप कॉलेज को आके कहते हैं हमारा नुकसान किया है, हमें हर्जाना दें। यहाँ पे जो हर्जाना होता है उसको क्या बोलते हैं? डैमेजेस। और वो कॉलेज क्या करेगा? वो आपको पैसे दे देगा, कुछ एक्स्ट्रा दे देगा, ताकि आप लोग सब्र कर लें। ऐसे ही मेरे सर, हमने उस वक्त यूट्यूब से तैयारी कर ली थी। ये क्या कहना चाह रहा है भैया ऑनलाइन वाले बच्चों? सर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी है, उल्ला है। जी जी बेटा, बिल्कुल बी है। उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स जो थे ऑफर के, वो मिसिंग थे। ले बेटा चले। क्या कैन बहराम क्लेम डैमेजेस अपॉन आमर्स रिफ्यूजल? कर सकता है, यस। इसका मतलब दो नो वाले तो हमारे लिए शायद क्या हो गए, इरेलीवेंट हो। दो यस वाले रेलिवेंट है। अब ये दिक्कत है, कहता है यस बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ रिवाइज्ड ऑफर प्राइस। ये तो था, अगला देख लेते हैं। यस बिकॉज बहराम रिस्पॉन्ड फर्स्ट टू द आमर्स ऑफर। ये नहीं कि उसने पहले जवाब दे दिया था, रिस्पॉन्ड दे दिया था। मेन मकसद ये उसने एक्सेप्ट कर लिया था, जो कानूनी तौर पर अल्फाज यूज किया करते हैं। कहता है कि ड्यूरिंग द क्लियरेंस सेल एट फेमस क्लॉथिंग स्टोर, सना सेलेक्टेड ए ड्रेस फ्रॉम द रैक विद ए प्राइस टैग ऑफ ₹20,000। यानी कि हमने डिस्कस किया था ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर डिस्प्ले में पड़ी हुई चीजों के ऊपर प्राइस टैग लगे हो, वो भी क्या होती है? इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर ही होता है। उसको आपने ये नहीं समझना कि शायद वो ऑफर है। ये जितनी डिस्प्ले में चीजें पड़ी होती हैं, सब जो भी दुकानों शिकानों में रेडियो पे हमने यही डिस्कस किया था ना, ये सब क्या होते हैं? इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर होते हैं। तो सेल लगी हुई थी, उसमें किसी कपड़े के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ था 20,000, एंड ब्रॉट इट टू द कैश काउंटर। उसने वो सूट उतारा और लाके उसको रख दिया उसके सामने। ले Sana asked the cashier to pack the dress and handed over the credit card for payment. Her act was to be considered as। उसका वहां से वो सूट लेकर लाके उस कैशियर के सामने रखना और साथ क्रेडिट कार्ड दे देना, ये क्या कहलाता है? ये ऑफर है या इन्विटेशन ऑफ ऑफर? ये ऑफर है। और दुकान में वो डिस्प्ले में पड़ा होना चीजें प्राइस टैग के साथ, वो इन्विटेशन ऑफ ऑफर है। अच्छा, आप लोगों ने भी याद नहीं करवाया और अभी तक वो नोट्स आपके साथ शेयर तो नहीं हुए, ऐसे ही ना? अगर वो नोट शेयर होते तो शायद ये चीजें आपके लिए और आसान होती। मैंने कहा था कुछ एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडीज हैं, वो जस्ट आपने एक दफा रीड करनी है। चले कदीर, आपने मुझे याद करवाना है लाजमी तौर पर। और मेरे के पास नंबर नहीं ना होगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बोला। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए। नहीं मैडम, अब वो ग्रुप भी ओपन है, जो मर्जी क्यूरी पूछा करो। तो हाँ, जो मर्जी का मतलब हम ले बेटा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? और नहीं सॉरी, ये था। कहता है हर एक्ट वाज टू बी कंसीडर्ड एज।
इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर ये भी नहीं, मेकिंग एन ऑफर हाँ ये बात थी, और मेकिंग एन एग्रीमेंट नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। हाँ वो तो बात का, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते उसको। जाकिर सेंट ए लेटर टू रहमान ऑफरिंग हिम टू सेल हिज स्पोर्ट्स बाइक ऑफ ₹50,000. It was mentioned in the letter that if Rahman would not send a reply within 1 week, the offer shall be presumed to be accepted. क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हुआ? नेगेटिव कंफर्मेशन, और नेगेटिव कंफर्मेशन अलाउ नहीं हुआ करते ऐसे ना मेरे बच्चे। अब देखना आगे हुआ क्या है। जाकिर ने किसको लेटर भेजा? रहमान को, कि भाई आप मुझसे बाइक 50,000 की खरीद लो, 1 वीक के अंदर आपने रिप्लाई ना किया तो हम समझेंगे हमारी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। रहमान वाज थ्रिल्ड, रहमान पुरजोश हो गया और पंगड़े डाल रहा, उन्हें टोला मंगवा लिया कर टू परचेज द बाइक एट दैट प्राइस एंड देयरफॉर डिड नॉट रिप्लाई विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। उन्होंने कहा रौला ही मुक्का, उसने खुद ही कह दिया था कि अगर 1 वीक के अंदर रिप्लाई नहीं करते तो एक्सेप्ट हो जाएगी ऑफर, तो मैं रिप्लाई करता ही नहीं है, बस यहीं पे जश्न मनाते हैं, और वो जश्न मना रहा है। तो मेरे बच्चे अब देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रहमान's conduct constitute implied acceptance of the offer. क्योंकि उसका क्या कंडक्ट था? कोई भी कंडक्ट नहीं था, वो तो बस पुरजोश है वहां पे। कहता है कि कंट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज रहमान सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन ऑफ द ऑफर। कौन सी कंडीशन? मेन कंडीशन क्या थी? उसने एक्सेप्टेंस देनी थी, चाहे वर्ड बाय वर्ड देता या बाय कंडक्ट देता। आप कहेंगे सर वो भंगड़े डालना भी तो बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस ही है ना, फिलहाल एक्सेप्टेंस में लिखा हुआ था वहां पे इस तरह की बात, और बड़ा वाजे करके लिखा था, हाँ ना में लाजमी जवाब देना है। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड बिकॉज द ऑफर मस्ट बी अनकंडीशनल। ये पता नहीं क्या बात कर रहा है। और रहमान साइलेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्ट, ये सही है। 22 फरवरी 2022 फहद ऑफर टू सेल हिज विंटेज कार टू राफे फॉर ₹2 बिलियन। सब्सिक्वेंटली कौन किसको भेज रहा है बाइक, गाड़ी? फहद राफे को। सब्सिक्वेंटली फहद डाइड ऑन 2 मार्च। लो भैया, अभी ऑफर किया था लेकिन उसके बाद ऑफर करने के बाद वो मर गया है। राफे आप सोच रहे होंगे अल्लाह माफ करे, इतनी महंगी गाड़ी वाला बंदा भी मर जाता है? अभी लोग भी मरते हैं। नहीं नहीं सर, जरदारी को अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दे दी, वापस चला गया हॉस्पिटल से। अल्लाह सबको तंदुरुस्ती दे, सब बीमार, लेकिन कुछ तंदुरुस्तियां हमें गम दे जाती। वापस कहता है कि राफे वाज नॉट अवेयर ऑफ फास्ट डेथ। कल देखा ना कितने लोगों ने बेचारों ने वोट दिया वहां में, तो उस वोट को फिर चुरा लिया गया। तो दुख तो होगा ना इनको, बंदा कैसे इनको दुआएं दे सकता है। तो राफे वाज नॉट अवेयर ऑफ फास्ट डेथ, तो राफे को फाद के मरने का पता ही नहीं चला, और अगर पता चल जाता तो फिर तो पता ना, अगर ऑफर हुई हो और वो बंदा मर जाए और मरने की खबर ऑफरी को पता चल जाए तो ऑफर क्या कर जाती है? ठंड लग रही है, बताया करो लोगों को है कि देखो जाके सीएफई के अंदर हम ठंड में बैठे होते हैं। नेगेटिव चीज तो नहीं ना, पॉजिटिव है ना। लोगों को लग रहा होता है यार वहां पे एनवायरनमेंट भी ऐसा ही है, फीस कम लेते हैं, कौन सा पढ़ाते हैं, ये है वो है। कहते जितनी फीस लेते पढ़ाते भी तो ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। एक एसी बंद करा भाई, अच्छा लग रहा है मुझे, एक और बंद कर दो, अच्छा बस ठीक हो। मजाक कर रहा हूँ मेरे बच्चे में, ऊपर सोलर लगा हुआ है, रौला ही कौन नहीं। नेट मीटरिंग है 0-0, जितना मर्जी चलाओ उसको, है। ये आगे इंशाल्लाह जैसे ही ये कैंपस उधर से इधर शिफ्ट हो जाता है तो आप लोगों की यहाँ पे एक बेहतरीन किस्म की बॉयज लाइब्रेरी जो जिसमें फुल एसी, और इंशाल्लाह 12 बजे तक उसको अभी शुरू से इंशाल्लाह उसको रात 11 बजे 12 बजे तक उसको ओपन रखेंगे। पेपरों के दिनों में तो 24 घंटे होता है ना, तो इंशाल्लाह अभी से, ताकि क्योंकि गर्मियाँ हैं हॉस्टल्स में नहीं पढ़ा जाता, तो वो बच्चे सुकून से यहाँ पे बैठ के पढ़ें, तो 12 बजे तक उसकी टाइमिंग हुआ करेगी इंशाल्लाह। ये तकरीबन कोई 2-3 मई से ऑनवर्ड। नहीं बेटा, ये कहने कि जब रिजल्ट की बाद वापस आएंगे तो तब से इंशाल्लाह। 28 को रिजल्ट है ना, भूले तो नहीं? जिन्होंने पेपर दिया वो कैसे भूल सकते हैं? हाँ आ रहे हैं ना आजकल, सबका रिजल्ट आगे, मेरा आ ही नहीं रहा, इस तरह की कहावत है। नहीं बेटा, कहता है कि राफे वाज नॉट अवेयर ऑफ फहद डेथ एंड सेंट एक्सेप्टेंस टू फहद ऑन 7 मार्च 2022। उसको उसके मरने का नहीं पता चला और उसने एक्सेप्टेंस लेटर सेंड कर दिया। क्या मुझे बताएं कि वैसे ही चले एमसीक्यू को गोली मारो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया होगा? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट, और किस दिन बन गया होगा? जब वो लेटर उसने लेकर पोस्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन वो तो मर गया है, अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे, वो गाड़ी साथ तो नहीं ले गए। नहीं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
द ऑफर वाज रिवोक्ड ऑन 2 मार्च। जब वो मरा तो सादी ऑफर रिवोक होगी नहीं। फाहद लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू सेल द कार टू रफ। हाँ, ये तो बात है। कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द फाहद लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास ये ऑप्शन है? वो चाहे ये वॉइडेबल का, क्योंकि आज मतलब पता चल जाएगा, क्या उनके पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें चाहे कंटिन्यू रखें? नहीं, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बन गया जो फाहद के साथ था, उन्होंने लाजमी उसको पूरा करना है। ये लफ्ज आज पता चल जाएगा आपको। फाहद लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट बाउंड टू सेल द कार टू रफे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, उन्होंने लाजमी तौर पे उसको बेचना है, यानी वो बेचने का पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने देना है, उसको हैंड ओवर करना है। तो कौन सा पॉइंट सही है? देखो अभी तक नहीं है सही हो रहा है। टीचर की बात तो माननी नहीं ना। कहता कि अजीजा इज ए होम बेस्ड बेकर फेमस फॉर मेकिंग थीम्ड केक। थीम्ड केक क्या होता है मतलब? देख लो, मोस्टली वाजे बन रहे, इनको क्या पता, गरीब लोग हैं, सर हमें क्या पता, कोई खिला दे तो खा लेते हैं। अच्छा, मैंने भी इसको सर्च किया था। मैंने भी सर्च करने के बाद मुझे पता चला था कि बेटी सही बता रही है। थीम्ड केक होता है ना कि कोई इवेंट्स के लिहाज से कस्टमाइज करवाना उसको, मैंने गूगल किया था इसको। तो अजीजा इज ए होम बेस्ड बेकर फेमस फॉर मेकिंग थीम्ड केक्स फॉर स्पेशल ओकेजन। On 5 September 2022, a discount offer was made on Aziza's social media account with a caption, "Order today to avail special price of rupees 2000 per pound for our special chocolate fudge cake." जो भी है, इसमें चॉकलेट ज्यादा होती होगी। कहता है कि डिलीवरी विद इन 24 hours. Sadia messaged Aziza on the same day for placing an order for 2.5 pound cake. Aziza replied that she will charge rupees 3000 per pound for a cake as she has received many orders and will not charge premium price. यानी कि ऑर्डर ज्यादा आ गए हैं तो वो औकात से बाहर हो गए। यहां पर भी ऐसे ही होता है हमारे कॉलेजेस के अंदर। जब बच्चा कम हो तो हम औकात में रहते हैं, जब बच्चा बहुत हो जाए तो हम औकात से बाहर चले जाते हैं। और ये जेन्युइन है, ये ना समझना कि कोई बंदा यहाँ पे कोई फलाह बहबूद सोच रहा है, बच्चे का भला सोच। तो ये सारे का सारा जो हमारे मामला होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होते हैं। हालात माड़े हो तो फिर सब कुछ ही है, हालात तगड़े हों तो फिर हम ये नहीं सोचते चलें वैसे। जितने भी लोग भी आए होंगे सारे के सारे, कोई एक एक बंदा ही हमने से पढ़ा है, और अल्लाह का शुक्र है कि शायद उसके बाद पूरे पूरे जो खानदान है उनकी किस्मतें बदल गई हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इतनी दूर से आए हो, सिर्फ अपने लिए थोड़ी आए हो। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप जो लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो आप लोग जो भी, चाहे वो दुआओं की शक्ल में हो, चाहे वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की शक्ल में हो, किसी शक्ल में भी कोई बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है आज, तो इंशाल्लाह आप उसको नहीं भूलेंगे। चलें खैर वापस आए, तो ये ना सोचा करें कि अल्लाह माफ करें कि शायद हमारी यहाँ पे किस वजह से हम फीस कम चार्ज करें। ऐसे दिल करता है कभी कभी ज़्यादा चार्ज करें, लेकिन फिर नहीं करता, फिर दो साहब जैसे लोग आ जाते हैं बीच में। कहता कि अजीजा रिप्लाइड दैट, अच्छा देखो रश बढ़ा तो साथ ही उसके क्या कर दिया उसने, प्राइसेस बढ़ा दिए। कहता कि कैन सादिया कंपेल अजीजा टू सेल द केक एट रुपीज 2000 पर पाउंड। देखो सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट लगाई थी 2000 पर पाउंड के लिहाज से केक। जब सादिया ने उसको ऑर्डर कर दिया अजीजा को, तो उसने साथ ही उसको रिप्लाई किया कि मैं आपको 3000 पर पाउंड के लिहाज से केक दूंगी। और वजह क्या बताइए, रश बहुत बढ़ गया। तो क्या सादिया उसको ये कंपेल कर सकती है कि भाई मुझे तो, मैंने तो वो ऑफर देखी आपकी और मुझे तो अब 2000 पे ही केक चाहिए? क्या कंपेल कर सकती है? वजह क्या थी? हाँ, वो जो अजीजा ने सोशल मीडिया के ऊपर इश्तिहार दिया था, वो ऑफर नहीं, इनविटेशन ऑफर थी। और जो सादिया ने उसको कहा कि मुझे ये केक बना के देने, तो ये क्या है, ऑफर है। और अजीजा ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या मान लो कि उसको आगे से उसने क्या कर दिया, काउंटर ऑफर कर दी है कि मैं 2000 के बजाय आपको कितने का बना के दूं, 3000। क्या रखो, इसलिए उसको कंपेल नहीं कर सकते। मुश्किल बात नहीं, देख लीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही। लो बेटा आखिरी सवाल। अच्छा, ये वो सवाल था जो मैं आपको बता रहा था ना कि पुराने वक्त में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे। एक था बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, पूरा टॉपिक था उसका बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, वैसे मैं लिख रहा हूँ अलामती तौर पे। एक हुआ करता था यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें दोनों पार्टीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त ही बन जाया करता था शुरू के अंदर। लेकिन यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था जिसमें एक पार्टी की तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाया करता था, लेकिन इस तरह कह लो कि यहाँ पे एक पार्टी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर हुआ करती थी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, और दूसरी पार्टी ने कोई कंडीशन परफॉर्म करके, या ये कह लो कोई एक्ट परफॉर्म करके, फिर इस ऑफर को एक्सेप्ट करना होता था।
इसको बोला करते थे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी की तरफ से तो बन गया है, लेकिन दूसरी पार्टी को अभी कोई कंडीशन परफॉर्म, जैसे अभी हमने डिस्कस किया शुरू के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि वो किसी को कोई चीज गुम हो गई, उसने अनाउंस किया मैं उसको इतना पे करूंगा जो ढूंढ के लेकर आएगा। बट जब उसने अनाउंस कर दिया ये ऑफर है उसकी तरफ से, है उसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया समझो। लेकिन अब दूसरी पार्टी के लिए अभी तो नहीं ना बना, सारे लोग ढूंढ रहे हैं, है? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं अभी बना। लेकिन जैसे ही किसी को मिल जाएगा वो गुमी हुई चीज, साथ ही में रचे उस बंदे का क्या बनेगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। याद रखोगे। लेकिन इसने ये खाली इस तरह की कोई बात पूछता ना फिर तो ठीक था, उसने तारीखों के लिहाज से इस क्वेश्चन को पूछा जो कि गैर मुनासिब था। जब वो चीज सिलेबस का हिस्सा ही नहीं, इस तरह सवाल करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं था, लेकिन उसकी मर्जी। लेकिन अब जरा थोड़े से इस बात को चक्करने रहना, जरा देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या। और यहाँ पे देखिएगा, जिस दिन अगला बंदा वो कंडक्ट परफॉर्म कर देता है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक बंदे की तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये जब ऐलान करता है कि मेरी ये चीज गुम गई, जो ढूंढ के लेकर आएगा मैं उसको पे कर दूंगा। जिस दिन उस बंदे को वो चीज मिल गई, गुमी हुई चीज जिस बंदे को भी, उसके साथ इसका उस दिन कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। याद रखो। कह रहा है कि 1 जून 2022 Ali made an announcement promising to pay a reward of 90,000 to any person who would find his lost dog. सारम came to know about the announcement on 15 जून। अब देखो उसने ऐलान कब किया, 1 जून को, और सारम को कब पता चला, 15 जून को, कि इस तरह की कोई अनाउंसमेंट है। एंड डिसाइडेड टू फाइंड द डॉग, और वो निकल पड़ा, और 30 जून को सारम को वो कुत्ता मिल गया है। एंड हैंडेड इट ओवर टू अली ऑन द सेम डे, उसने 30 जून को कुत्ता मिला और वो अली को हैंड ओवर कर दिया। अली पेड द रिवार्ड ऑफ 90,000 ऑन टू सारिम ऑन 10 जुलाई। अली ने जो पेमेंट की वो 10 जुलाई को की, उसको सारिम को। कहता इन द अबव सिनेरियो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अली एंड सारिम वाज फॉर्म्ड ऑन। कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ था, 30 जून को। अब एक और चीज दिमाग में रखना, जिस दिन कुत्ता मिल गया था ना उस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। आगे उसने कहा था उसी दिन दे दिया, अगर उस दिन ना भी हैंड ओवर करता ना, चाहे उसकी में भी फर्क डाल देता वो कहता है कुत्ता मिला 30 जून को, और 5 जुलाई को उसने सारिम को दिया, और 10 जुलाई को सारिम ने पेमेंट की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन कुत्ता मिल गया। याद रखोगे इस बात में। ये ऐसे ही कि जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे क्लास में एग्जांपल दी थी ना, जो बंदा 2 साल की गाड़ी को सर्विस कर, ऐसे एग्जांपल दे, चलो ये जरा थोड़ी सी माठी एग्जांपल है, सही एग्जांपल कर लेते हैं। जो बंदा सीएफई की बाहर की दीवार को पेंट कर देगा ना, उसको 10,000 रुपया मिलेगा। आज मैंने अनाउंस किया, कल एक बंदे ने उसको पेंट कर दिया, तो मेरी तरफ से तो जैसे मैंने अनाउंस किया था कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसकी अगली पार्टी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कैसे होना था, पेंट करके। उसने कल पेंट कर दिया और परसों मैंने पेमेंट की है। कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ है एक्चुअली उस बंदे के साथ, जिस दिन उसने पेंट कर दिया है। 4 दिन लगे रहे उसको, जिस दिन दीवार कंप्लीट होगी ना उस दिन मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये नहीं कि मान लो कि एक दफा ऐसे करके आगे कहता सर पेमेंट हो, दीवार पेंट मतलब पूरी पेंट। ये तो नहीं कि कुत्ता ढूंढ के लेकर आना था, पूरा लेकर आना था ना, उसकी धुन ले आया है। तो ऐसे में कह रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पास पूरा कॉन्ट्रैक्ट। याद रखोगे इस बात को। कितना टाइम रह गया बोलो, 15 मिनट है ना अभी। बहुत टाइम है यार, इतनी बरकत। बेटा इस पे टाइम भी हमने जानबूझ के ज्यादा लगाया, इंतहाई अहम था। कई ऐसे चैप्टर हैं जो एक वीक में, एक एक दिन में होने, यानी कि कोई 4 से 5 चैप्टर मैक्सिमम एक दिन में होने, मैक्सिमम। और अगर किसी ने कभी कहा ना कि सर स्लो जा रहे हैं, खबरदार। बीस जुलाई को इंशाल्लाह आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये मैक्सिमम 1.5 महीने का सिलेबस होता है वैसे, लेकिन हमें पैसे भी तो पूरे करने होते हैं ना। अगर हमने 1.5 महीने वैसे ही कर दिया तो लोगों ने 2-2 3-3 हज़ार में पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही है ना। बस दुआ करो आई क्या वो जो होता है ना साल में 3 दफा पेपर वाला काम, वो ले आए। ये माशाल्लाह जो 2-2 घंटे की क्लासें पढ़ाते हैं ना, और पढ़ाते ही रहते हैं संडे ऑन कर करके, ये देखना फिर इनमें माशाल्लाह कैसी शक्तियां आएंगी। ये वही सिलेबस 2-2 महीने में खत्म कर दिया करेंगे। हालात है मेरे बच्चे सारे। हमारे दौर में 1 घंटे की क्लास हुआ करती थी अकाउंटिंग की। अब हालात बदल गए, कंपटीशन मार्केट में ज्यादा हो गया। उस वक्त मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं था इस तरह का टीचर्स का। अब जैसे जैसे टीचर्स का आपस में कंपटीशन बढ़ता है, वो बेचारा पिसता बच्चा है, यानी कि आप लोग पिसते हो।
आप लोग कौन हो? पिस्ते। नहीं समझ आई आप लोगों को? आपने हमेशा अपने आप को क्या समझना है? पिस्ता। ले बेटा, चैप्टर नंबर 3। क्या हुआ कल? तो आज? वाह जी वाह, ना मेरे बच्चे इस तरह की मासूम ख्वाहिशात हैं। हैं? नहीं नहीं, वो दरअसल वो होता है ना कि बंदा पहले अभी तक चैप्टर 2 का वो सारा सॉफ्टवेयर वो अपडेट हुआ हुआ है हमारा, तो एकदम से चैप्टर नंबर 3 उसी दौरान जरा थोड़ा सा मुश्किल है। एक लम्हे की खामोशी। शुरू। ले बेटा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। चैप्टर नंबर 3, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। लो बेटा, अगर आपको याद हो, जब हमने पढ़ना शुरू किया था, हमने डिस्कस किया था कि चैप्टर नंबर 1 तो बिल्कुल स्टैंड अलोन है, वो तो आएगा भी लहदा से 5 से 8 नंबर का, उसका कोई लेना देना नहीं अगले चैप्टर्स के साथ। चैप्टर नंबर 2 से लेकर 10 तक हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक हम सीख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, और चैप्टर नंबर 6 से ऑनवर्ड हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ परफॉर्म कैसे होना। और वैसे भी वो जो हो जाना ना, हम पढ़ लेना, वो 6, 7 और 8 ये परफॉर्मेंस के हैं, 9 डैमेजेस का है, और 10वां वैसे ही एक अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट है एजेंसी का। तो एक्चुअली वो भी हम 3 कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर पढ़ लेंगे, चैप्टर्स के अंदर, के कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे, यानी कि अभी हम सीख क्या रहे हैं, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हो, इन दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कुछ बातें हमने पढ़ ली हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अब वहीं से मेरे बच्चे नेक्स्ट शुरुआत होगी चैप्टर नंबर 3 की, और चैप्टर नंबर 3 और 4 मेरे बच्चे हमें कंप्लीट बता देंगे कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे। देखिएगा, याद है बचपन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब एक पार्टी ऑफर करे दूसरी एक्सेप्ट करे तो क्या बनता था? प्रॉमिस। और प्रॉमिस में अगर कंसीडरेशन भी हो तो क्या बनता है? और एग्रीमेंट में इनफोर्सेबिलिटी हो तो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऐसे ही मेरे बच्चों, आपको क्या लग रहा है कि ये जो इन्फोर्सेबिलिटी है ये हमें बिला वजह उठ के आ जाती है यहाँ पे? ना ना, इसके लिए हमें बड़े सारे एसेंशियल्स पूरे करने पड़ते हैं। वैसे तो हमने लफ्ज बोला था ना इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर, ऐसे लगा था कि जैसे सिर्फ यही है कि इरादा ही है, जैसे कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर हो रही हो तो शायद ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबिलिटी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। लेकिन वहां पर भी हमें बड़ी सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ती हैं, तब जाके इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है होती है मेरे बच्चे। ये हम सीखेंगे यहाँ पे। लेकिन खैर शुरू शुरू करते हैं मेरे बच्चे। अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्म्स इस्तेमाल होंगे आज से ऑनवर्ड, कुछ अल्फाज बोले जाया करेंगे, इन अल्फाजों को लाजमी याद रखना है, और जिस तरह बताया जा रहा होगा जब जब भी मैं पूछूं आपने लाजमी इसी तरह बताना है। एक लफ्ज बोला जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या खाली कॉन्ट्रैक्ट, या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक ही बात है मेरे बच्चे, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, या खाली कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, ये एक ही बात है, एक ही चीज के लफ्ज बोले जाते हैं। तो अगर पेपर में कहीं पे कोई लफ्ज आ जाए ना, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है कि नहीं, हम आपने ये नहीं करना कि सर ये क्या आ गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग मतलब वैलिड है कि नहीं। बाइंडिंग का मतलब क्या है? वैलिड होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों अल्फाजों का मतलब क्या है कि सेम ही है। तो बेटा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल पूरे हो, सारे एसेंशियल्स पूरे हो, किसी चीज की कमी ना हो, उसको कहते हैं ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। जस्ट एग्जांपल मेरे बच्चे, याद करें हमने शुरुआत कहां से की थी कॉन्ट्रैक्ट बनने की? ऑफर से। और फिर हमने डिस्कस किया था कि ऑफर भी कैसी होनी चाहिए? वैलिड। और वैलिड ऑफर कौन सी हुआ करती थी? जिसमें 4 कंडीशन पूरा हुआ करती थी, ऐसे ही ना। और फिर हमने डिस्कस किया था कि ऑफर के ऊपर क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस। और क्या हर एक्सेप्टेंस वैलिड हुआ करती थी? ना ना, कोई 5-6 तरह की चीजें आपने पढ़ी थी, 6 बल्कि, हैं कि एक तो क्या हो, अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड हो, उसके बाद वो मॉड वाली 2-3 बातें हमने डिस्कस की, उसके बाद रिजेक्शन ना हो चुकी हो, टर्मिनेशन ना हो चुकी ऑफर की, और ऑफर का नॉलेज होना चाहिए। यही बातें हमने 6 तरह की बातें वहां पे डिस्कस की थी, अगर आपको याद। इसका मतलब हर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती, एक्सेप्टेंस के भी कुछ एसेंशियल थे। तब जाके मेरे बच्चे एक वैलिड प्रॉमिस बनी थी। उसके बाद प्रॉमिस में हमने क्या ऐड किया था? कंसीडरेशन। तब जाके क्या बना था? एग्रीमेंट। हर कंसीडरेशन भी वैलिड नहीं होती, ये पढ़ेंगे जाके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, कि कंसीडरेशन को वैलिड बनाने के लिए मेरे बच्चे क्या चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें भी बड़े सारे रिक्वायरमेंट। जस्ट एग्जांपल, मैंने कदीर को कहा कि कदीर मुझसे ये मोबाइल ले लो। कदीर ने कहा कि ठीक है सर, बदले में क्या चाहिए? मैंने कहा कि मुझे मान लो कि इतनी चर्च दे दो। अब कदीर को तो मोबाइल मिलेगा कंसीडरेशन के तौर पे, और मुझे क्या मिल रही है? चर्च। आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे जो हो रहा है ये वाकई कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? और कल कदीर ने अगर मुझे चर्च ना दी, मैं जाके वहां पे गार्डन रूम थाने में जाऊंगा कि सर मुझे मेरी चर्च नहीं मिल रही, आप मेरी मदद करें। आपको लग रहा है यहाँ पे कानून मदद को आएगा?
आपको इसका मतलब कानून मदद को नहीं आ रहा, वहां पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं हुई। तो ये बड़ी सारी चीजें जो हमने दिमाग में रखनी है। तो कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए? वैलिड होनी चाहिए। हर कंसिडरेशन वैलिड नहीं हुआ करेगी। जब वैलिड कंसिडरेशन ऐड किया करेंगे फिर क्या बनेगा? एक वैलिड एग्रीमेंट बनेगा। और हर एग्रीमेंट ये नहीं कि फौरन से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था, उसको क्या करना पड़ता था उसमें? इन्फोर्सेबिलिटी। और हमने तो लफ्ज बोल दिया था इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दो, कानूनी कार्रवाई का इरादा या कानूनी कार्रवाई। मेरे बच्चे ये इन्फोर्सेबिलिटी एम नहीं आ जाया करेगी इसके अंदर, उसमें बहुत सारी हमें रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी, जो जस्ट हम थोड़ा सा नाम लेते हैं। जैसे मान लो जो दो लोग आपस में ये एग्रीमेंट कर रहे थे, ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे थे, कि दोनों आपस में क्या होने चाहिए? एक तो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। हर बंदा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट करने की कुछ लोगों में अहलियत ही नहीं होती। 3 लोग ऐसे हैं जो कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। इनके साथ आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करनी है तो वो जस्ट एग्रीमेंट रह जाएगा, जिसकी कोई हैसियत, कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। पागल, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद माइनर, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कानून ने मना कर दिया होगा, ये गंदे लोग हैं, इनके साथ इशारा बिला वजह हमें आपकी तरफ है, ये गंदे लोग हैं, इनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। क्योंकि कई बच्चे वो जगह बदल लेते हो, कहता है नहीं सारा जगह इशारा, याद रखोगे। तो अच्छा, ये इन्फोर्सेबिलिटी कैसे ऐड होती है? कुछ एसेंशियल पूरे करने से। एसेंशियल में से एक एसेंशियल कौन सा होगा? जैसे पार्टी शुड बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह मेरे बच्चे आगे हम डिस्कस करेंगे, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, अपनी अपनी फ्री कॉन्सेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ये ना हो कि एक पार्टी की कॉन्सेंट फ्री ना हो। आगे जाके पढ़ेंगे कॉन्सेंट कब फ्री होती है। वैसे आपको तो आइडिया, जैसे एग्जाम्पल, एक बच्चा यहाँ से गुजर के ना किसी और कॉलेज में बी लॉ का एडमिशन लेने जा रहा था। हमने गार्ड अंकल को बता रखा था कि बच्चों को आपने CFE में, तो उसने गार्ड ने कहा कि बेटा किधर जा रहे हो? कह रहे लॉ में एडमिशन। उसने बंदूक निकाली, कह रहे इधर जा CFE। अब वो बच्चा बेचारा डरता हुआ बंदूक से आगे यहाँ पे एडमिशन करवा दिया। आपको लग रहा है कि इसकी कॉन्सेंट फ्री है या अपनी रजामंदी के से आगे यहाँ पे उसने कॉन्टैक्ट किया है? तो यहाँ पे मेरे बच्चे इस तरह की चीजें भी हमने डिस्कस कर दी है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लॉफुल ऑब्जेक्ट, मकसद लॉफुल होना चाहिए। अगर मैं आपको पैसे दूं, ये लो पकड़ो 10 लाख रुपया, किसी को 10 लाख रुपया देना गलत तो नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ वो जो सामने बंदा जा रहा है इसको मार दो, मकसद तो गलत है ना। ये भी हमने ध्यान रखना कि किस मकसद के लिए कॉन्टैक्ट हो रहा है। कदीर आया, उसे कहा कि सर ये लो 2,000 रुपया। मैंने क्या 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 करना है? कहता कल एक चर्च की पूरी ले आना। आपने सच्ची में, मैं पढ़ना है हमने मादरत के साथ। आपको लग रहा होगा सर देखें कितनी गंदी बातें कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की तरह। पहले तो आप बच्चे लोग नहीं हो, माशाल्लाह बड़े हो गए। अगर आप लॉ पढ़ रहे होते तो शायद अभी आप वहां पे इंटरमीडिएट के बाद ही लॉ होता है ना, तो आप पढ़ रहे होते हो, उसमें ये सारी बातें आपको बताई जा रही होती। खैर, तो अभी भी लॉ ही पढ़ रहे हो ना, कौन सा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो यहाँ पे। उसके बाद कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए? लॉफुल। और चले खैर जो भी है, और वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस। ये देखो ये बंदा क्या पका रहा था बोला? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, पकाने के लिए उसको बड़े सारे मसाले ऐड करने पड़ रहे हैं, और ये हमने भी ऐड करने हैं। यानी कि अगर आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पकाना चाहते हो ना, बनाना चाहते हो, आपको एक वैलिड ऑफर करनी पड़ेगी। और वैलिड ऑफर कब होती है? जब 4 कंडीशन पूरी हो। एक वैलिड एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी, और वैलिड एक्सेप्टेंस कब होती है? जब 6 चीजें पूरी हो रही। उसमें लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। पढ़ेंगे आगे 6-7 चीजें होंगी जो बताएंगे कि ये लॉफुल कंसिडरेशन होती है, और उसके या ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। वहां पे ये बताया जाएगा ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होती, इसके अलावा सब कंसिडरेशन लॉफुल होती है। और फिर उसके बाद इन्फोर्सेबिलिटी के लिए भी आगे मजीद कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, याद रखोगे। तब जाके क्या बनेगा? हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अभी सर, अभी के लिहाज से इतना दिमाग में रख लो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई कमी ना हो, कानूनी तौर पे बिल्कुल परफेक्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो, उसको क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। या क्या बोलते हैं उसको? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। याद रखोगे, जिसमें आपने कोई कमी छोड़ी ही नहीं, बिल्कुल बेहतरीन किस्म का, और कानून आपकी मदद कर रहा है। याद रखोगे इस बात को। यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यानी कि इन्फोर्सेबिलिटी तभी आती है जब सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी की होंगी। ये लफ्ज हमने बोल दिया था ना। वैसे ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, ये इन्फोर्सेबिलिटी ऐसे नहीं आती। उसमें वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड कंसिडरेशन और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका पूरा होना जरूरी, और हैं कौन सी, सारा आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो बेटा आज के बाद एक लफ्ज बोला करेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब भी ये लफ्ज आया करे, जैसे अभी हम जब MCQs कर रहे थे, वहां पे एक आधा लफ्ज आया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया कानून की निगाह में, लेकिन कानून कहता है थोड़ी सी कमी रही। तो जब किसी कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त कोई थोड़ी सी कमी रह जाए, या ये कह लो किसी एक पार्टी के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो रही हो, तो वहां पे कानूनी तौर पे कानून उस पार्टी को ऑप्शन देता है जो मजलूम पार्टी हो। यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया, देखो लफ्ज ध्यान रखना है ये भी कॉन्ट्रैक्ट लिखा, क्या लिखा हुआ है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही, लेकिन वॉइडेबल है।
वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता कोई, जब तक वो भी देखेंगे जब दोनों पार्टीज आपस में बैठ के उसको खत्म कर लें, कोई एक पार्टी खत्म नहीं कर सकती। लेकिन वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कानून कहता है ये बन तो गया, लेकिन एक पार्टी के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है, और जिस पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है वो चाहे तो इसको खत्म कर दे, चाहे तो इसको कंटिन्यू रखे, हम उसकी मदद करेंगे इस मामले। तो वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज जब भी कहीं पे लिखा है उसका मतलब है, और मतलब क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से इन दोनों पार्टी में से एक पार्टी मजलूम है, और मजलूम पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। इसको क्या बोलते हैं? वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट एग्जांपल, ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी आपकी प्रॉपर्टी है फलानी जगह पे, वो मुझे सेल कर दो। उसने कहा कि नहीं, वहां पे तो मैं घर बनाऊंगा। वो कहता है नहीं, फिलहाल तो लग रहा है तेरी कब्र बनेगी। है, उसने पिस्टल निकाला, उसकी कनपटी पे रख दिया। है, अब मेरे बच्चे देखो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, मिस्टर बी पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब ये कनपटी पे पिस्टल आया, उसने क्या कर लिया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर हुई, एक्सेप्ट हुई, तो प्रॉमिस बन गई। और प्रॉमिस में अब देखो, मिस्टर ए ने मान लो कि 1 करोड़ का ये घर खरीदा है, ये प्लॉट खरीदा उससे, मिस्टर बी को मिला 1 करोड़, और मिस्टर ए को क्या मिला, वो प्लॉट मिला या घर मिला, तो दोनों के लिए कंसिडरेशन है। बिल्कुल, ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में अज्यूम कर लो कानून ने इन्फोर्सिबिलिटी भी ऐड कर, और ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कानून ने जो इन्फोर्सिबिलिटी ऐड की है ना, वो फुल्ली इन्फोर्सेबल नहीं बनाया इसको कहा कि वॉइड, ये कॉन्ट्रैक्ट बना है लेकिन वॉइडेबल है, क्योंकि एक के साथ नाइंसाफी हुई है। सर कानून को चाहिए नहीं था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ये बनने ना देता। कानून कहता है कि देखो, कानून यहाँ पे ना एक्चुअली रहम खा रहा है मिस्टर बी को। सर रहम क्या खा रहा है, ये तो उसकी मदद ही नहीं कर रहा। कानून ये कह रहा है कि देखो भाई मिस्टर बी, अगर आप चाहो ना तो हम हमारे पास आओ, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा देते हैं अगर आप चाहो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखना है, वो भी आपकी मर्जी है। यानी कि ये आपके पास ऑप्शन है, चाहत है। ये किसके पास चाहत होती है? मजलूम पार्टी के पास, कि मजलूम पार्टी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। तो कानून ने इसको ऑप्शन दिया, चाहे तो हमारे पास आ जा और आके कह दे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूं, हम तेरे साथ खड़े हैं। लेकिन अगर तू कंटिन्यू रखना चाहता है, वो भी तेरी मर्जी है, क्योंकि हम हर वक्त तुझे सिक्योरिटी नहीं देंगे। कल अपनी गली मोहल्लों में यही मिस्टर यही तुझे मिलना है। अगर तुझे ये लग रहा है कि नहीं सर, बाद में मेरी कोई जान को खतरा हो सकता है, तो मैं क्यों इससे पंगा लूं? ठीक है, उसने प्लॉट खरीदा, मुझे पेमेंट कर दी जितनी, इट्स ओके। अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो, ये पढ़ेंगे आगे जाके कहाँ कहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। बस इतना दिमाग में रखना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें किसी पार्टी के साथ नाइंसाफी हो जाती है, और कानून जिसके साथ नाइंसाफी होती है उसको कानून ऑप्शन देता है, हाँ भाई बता, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हो या कंटिन्यू रखना चाहते हो? तेरे पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तू खत्म कर दे, चाहे तू कंटिन्यू, हम तेरे साथ हैं। ये नहीं होगा कि तेरे दूसरा बंदा तेरे खिलाफ, अगर तू खत्म करना चाहता है दूसरा बंदा तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन तू बता तू क्या चाहता है। अगर वो चाहे कि नहीं सर गोली मारो, इट्स ओके, जैसे अक्सर हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है ना, आगे जाके पढ़ेंगे, वो भी वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम चाहे तो खत्म करते, चाहे तो कंटिन्यू रखें, लेकिन हम अक्सर फ्रॉड छोटा मोटा होता है, हम कहते हैं गोली मारो, इट्स ओके, लेकिन बात का हम खत्म भी करवा देते हैं। याद रखोगे इस बात। तो वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। यानी कि समझो आज हमने चैप्टर नंबर 3 में कुछ भी नहीं पढ़ा। ले बेटा आपकी बात मान ले, हमने नहीं पढ़ा चैप्टर नंबर 3। कल 5-10 मिनट का क्लास के अंदर ही टेस्ट होगा, मंडे को भी होगा, रिटर्न ही होगा। एमसीक्यूज होना यार इस तरह के, 10 मिनट से ऊपर लगे तो मुझे बताना। क्या नहीं, अभी शुरू वालों में 2-4 में नहीं, क्योंकि ये सारी माशाल्लाह टॉप कर लेना आप लोगों ने, तो 1-1 रुपया आएगा आप लोगों को डिवाइड करके, तो फायदा क्या। अच्छा ये भी याद रखना, अगर 3-4 टॉपर हो तो फिर वो 100 रुपये को डिवाइड किया जाता है। नहीं बेटा, रूल इज रूल, मैंने बता दिया आपको। अगर 5 लोग टॉप कर गए तो 20-20 रुपए, 4 लोगों ने टॉप किया तो 25-25, मैं बता रहा हूँ आपको।